नमस्ते, जय हिंद, सुस्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी जल्दी सिलेबस कर लो, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन लगा लूंगा। दो प्रैक्टिस सेशन में आपको जितने भी सवाल आने की संभावना है उसमें करा देंगे। जो 5 ईयर प्लान वाला टॉपिक है, एक बार 5 ईयर प्लान पढ़ा दूं। और क्योंकि इसका प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो मैं 10-15 मिनट में तुम्हें सारे सवाल करा दूं। इसका पूरा प्रैक्टिस सेशन पूरा अलग ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक बार ये आज 5 ईयर प्लान शुरू हो जाएंगे, तो आज तो मैं केवल पढ़ाऊंगा। कल आपको इसके प्रैक्टिस सेशन भी आपको मैं इसको कराऊंगा, क्योंकि यहीं से सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। आज तो खुश हो जाओ, आज तुम स्वेटर पहन के आए। क्या कह रहे हो गुरुजी? हाँ, कुछ अलग लग रहे हो, आज स्वेटर पहन के आए हो। हाँ। चलें भैया, भाई हम सबसे पहले ये देखें कि हम पढ़ क्या रहे थे। किसी भी देश को चलाने के लिए एक योजना की जरूरत होती है, जिसे आर्थिक नियोजन कहते हैं, इकोनॉमिकल प्लान। और इकोनॉमिकल प्लान ऐसा नहीं है कि हर आदमी की एक अलग सलाह लेकर इकोनॉमिकल प्लान बनाया जाता है। सरकार का अपना एक तंत्र है जो इस प्लान को तैयार करता है, और ये देखता है कि हमें 5 साल में कहां आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ जाना है, कितना आगे बढ़ना है। इसके ऊपर भी कई प्रश्न उठते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ बार लोग ये भी कहते हैं कि भारत सिर्फ कागजों पे आगे बढ़ रहा है। ये सुना आपने बात कि इंडिया ना सर केवल कागजों पे आगे बढ़ रहा है? वैसे तो मामला खराब है, हर तरफ गरीबी है, बेरोजगारी है, और ये पता नहीं कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे ग्रोइंग, विकास सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाँ, ये भी है। तो वास्तविकता क्या है, इस बात को विश्व समुदाय ने पहचाना। ये समस्या के लिए भारत की थोड़ी है, ये तो बहुत लोगों की समस्या है। बहुत सारे देश हैं जो ये दावा करते हैं कि हम तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जाकर देखो अंदर क्या हालात हैं। कई बार हम अपनी तुलना चीन से करते हैं। भैया, चीन में जो पूर्व वाला चीन है ना, ये पूर्व की तरफ जो चीन है, जो हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र है, प्रशांत महासागर वाला, इस तरफ वाला, यही तो डेवलप है। चीन के पश्चिमी हिस्से में जाकर देखो, त्राहिमाम की स्थिति है। किसी को बोलने नहीं देते, किसी को ढंग से वो खाने नहीं देते। तो सवाल ये है कि एक तो होती है तरक्की जी, तरक्की को की जिम्मेदारी है सरकार की करना, लेकिन सर तरक्की से भी बेहतर यह है कि लोग कितने खुश हैं, है ना। उससे बड़ी बात क्या है गुरुजी? उससे बड़ी बात यह है कि लोग कितने खुश हैं। कई बार तरक्की बहुत ज्यादा नहीं होती, फिर भी लोग खुश होते हैं। और यह बात मैंने आपको जब अर्थव्यवस्था शुरू की थी तब मैंने आपको यह बताया था कि हैप्पीनेस इंडेक्स, कमेंट करके बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ सर जानते हैं, है ना। कि हमें पता है जी, एक इंडेक्स होता है जिसे हैप्पीनेस इंडेक्स कहा जाता है। लोगों ने यह भी कहा कि बहुत ज्यादा आगे नहीं भी बढ़ रहे हो और खुश हैं, तो अभी अर्थव्यवस्थाएं सही चल रही हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए दादा, हम आज अपनी चर्चा को उसी से आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी चर्चा का जो विषय है, मैंने कल बताया कि एक जन योजना आती है जिसे एम.एन. रॉय साहब लेकर आए थे। कौन सी आई है? जन योजना। जन योजना में एम.एन. रॉय साहब ने समझाया कि भारत को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन हम आजाद हुए। हम क्या होते हैं भैया? उसके बाद हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद भाई, कल मैं जिस योजना की चर्चा कर रहा था, मैं जन योजना की चर्चा कर रहा था। कौन सी योजना थी? जन योजना। ये जो जन योजना है, इसको एम.एन. रॉय साहब के द्वारा प्रपोज किया जाता है। इनके द्वारा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय कौन थे? मैंने कल आपको पूरी बात बताई थी कि हु इज एम.एन. रॉय, ठीक है। अब एम.एन. रॉय साहब के बाद हम देखते हैं कि भारत आजाद होता है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और भारत को जो ये स्वतंत्रता मिली, ये अंग्रेजों से मिली थी। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बहुत दिन पहले कह दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ेंगे, ये तय है। अंग्रेज भारत छोड़ेंगे, ये तय है। लेकिन अंग्रेज कैसा भारत छोड़ेंगे, ये देखने वाली बात है। तो उनसे पूछा गया कि इस बात को क्लियर करो। बोले अंग्रेज
एक रोता बिलखता भारत छोड़ेंगे। जिस समय हम आजाद हुए हम खुश तो थे, लेकिन उससे ज्यादा हमारी टेंशनें भी थी। हमें यह पता नहीं थी कि शाम की रोटी कैसे बनेगी, है ना। ये देश एकदम लुटा पिटा था। क्या था? एकदम लुटा पिटा देश था। ये नहीं समझ में आई? तब तक तो दुनिया पलट दोगे तुम, है ना। होनहार वीरवान के होत न चिकने पात। हमारे यहां कहा जाता करने वाले बहुत बुरे होते हैं। बहुत बुरे होते हैं। जब तक तो अप्रैल में तुम तो दुनिया पलट दोगे जब तक तो। आइए, तो हुआ क्या कि जब हम आजाद हुए तो रोता बिलखता भारत था। और भारत के पास अगर मैं देखूं तो कुल ही 8,000 करोड़ रुपए थे जिस समय भारत आजाद हुआ है। देखना जरा कि जिस समय, एक मिनट नोट करके लिखो कि जिस समय भारत आजाद हुआ भारत के पास पैसे कितने थे। आज लोग तरह तरह की बातें बना देते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे भैया, तुम होते तो चक्कर खा जाते। आजादी के समय भारत के पास लगभग 8,000 करोड़ रुपए कुल थे। अगर हम ये देखें तो आजादी के समय भारत के पास, भारत की जो जीडीपी है, जो हमारे देश की आमदनी है, वो लगभग 8100 करोड़ है। लगभग 8100 करोड़ थी। हालांकि उस जमाने में खर्चे भी ऐसे ही थे। इस बात को वो भी मत सोचना कि जी अगर इतने पैसे थे तो बहुत तरक्की कर सकते थे। आज जमाने में बहुत पैसे, देखो महंगाई भी उस जमाने में ऐसे, लेकिन फिर भी हमारे पास पैसे थे नहीं, बस आप यही मान के चलो। अंग्रेज हमें बहुत बुरी हालातों में छोड़ के गए। तो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो बहुत सारे लोगों के सामने इस समस्या थी कि क्या किया जाए। और वर्ष 1950 की बात है। जयप्रकाश नारायण, जो जयप्रकाश नारायण हैं, जिन्हें आप जेपी भी कहते हैं, एक योजना पेश कहते हैं जिसे, थैंक यू शेखर, एक जयप्रकाश नारायण एक योजना पेश करते हैं। एक योजना को पेश किया जिसे सर्वोदय योजना कहा जाता है। जिसे सर्वोदय योजना कहा गया। सर्वोदय योजना कहा गया। सरकार इन सारी बातों को देख रही थी, है ना। कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल बन के सामने आया आजादी के बाद। और यह माना गया कि जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को समझते हैं। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जी नेहरू जी ही क्यों प्रधानमंत्री बने। देखो, ये तो बात सत्य है कि महात्मा गांधी जी अपने आप में उस समय एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनका झुकाव किसी भी एक व्यक्ति की तरफ होने का अर्थ यही था कि उस व्यक्ति को बहुत तवज्जो मिलेगी ही मिलेगी। और उनका झुकाव नेहरू जी की तरफ था, ये अब सर्वविदित है। कुछ लोग कहते हैं कि पटेल जी की तरफ भी हो सकता था, नेहरू जी की तरफ क्यों था। तो गांधी जी ने काफी तर्क दिए थे इसके पीछे कि नेहरू जी ही क्यों प्रधानमंत्री हों। ये काफी तर्क उन्होंने दिए। पहला तर्क यह था कि नेहरू युवा हैं। राजनीति के हिसाब से लोग युवा ही माने जाते हैं। जैसे राहुल गांधी आज तक हमारे युवा नेता बने हुए हैं कि एक तो ये युवा हैं, दूसरा दुनिया की बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं जिसमें इंग्लिश प्रमुख है, विदेश से पढ़े लिखे हैं, दुनियादारी को बाकी सभी नेताओं के मुकाबले ज्यादा देखा है। और
नेहरू जी के जिस तरह के व्यक्तित्व था, तो नेहरू जी किसी भी धर्म जाति की तरफ झुके हुए दिखाई नहीं देते थे, तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को चुना। ठीक है, एक वजह यह भी थी, और भी बहुत सारी वजह थी, लेकिन अब आप समझिए कि यह भी एक वजह है। ठीक है, चलिए, अब सर्वोदय योजना आई, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। भारत के संविधान में एक संस्था की नींव रखी गई। भारत के संविधान में एक संस्था बनाई गई। संविधान में एक संस्था बनाई गई जिसका काम यही था कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा यह बताओ। एक संस्था बनी, एक संस्था बनी जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहा गया। जिसे क्या कहा गया? जिसे भैया राष्ट्रीय विकास परिषद कहा गया। क्या कहा गया जी? राष्ट्रीय विकास परिषद कहा गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसे कहा गया कि भाई आप देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की सहायता के लिए एक और संस्था की नींव रखी गई जिसे योजना आयोग कहा गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए एक संविधिक संस्था की नींव रखी गई। एक संविधिक संस्था जिसे योजना आयोग कहा गया, जिसे योजना आयोग कहा गया, कहा गया कि नींव रखी गई। किसकी नींव रखी गई? योजना आयोग की नींव रखी गई। मेरी बात को अब ध्यान से समझिए। अरावली में क्या हुआ? रोजगार विद अंकित RWA SSC चैनल पर हमने वीडियो अपलोड कर दी, जाइए उसको देखिए, जाइए और उसको देखिएगा। ठीक है, आपको वो वीडियो देखनी भी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या स्थिति वास्तविक क्या है। चलें, तो नींव रखी गई। अब क्या होता था? इस योजना आयोग का काम ही था वास्तव में योजना बनाना। ये जो योजना आयोग था, योजना आयोग के कार्य क्या थे? योजना आयोग के कार्य क्या हैं, जरा देखिएगा मेरे दोस्तों। इस योजना आयोग का ही मुख्य काम था कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है, और जब देश को आगे बढ़ाना है तो ये अपनी सारी बातें NDC के पास ले जाते थे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास। फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसको देखती थी और उसको पास कर देती थी। यानी कि ग्राउंड पर काम कौन कर रही थी? योजना आयोग। ऊपर कौन बैठा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य इसका मुख्य कार्य देश के विकसित होने में, देश के विकसित होने, या हम ये कहें, या पंचवर्षीय योजना, या पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करना होता था। का प्रारूप तैयार करना। कई बार हमें ऐसा भ्रमित कर दिया जाता है कि वो लोग जिन्होंने वास्तव में इस देश के लिए कार्य किया है। राजनीति इतनी खराब चीज है कि अपनी रोटी सेकने के लिए हर उस आदमी को बदनाम कर दिया जाता है।
आई एम नॉट ए स्पोक्समैन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का स्पोक्समैन तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इस देश में किसी के भी योगदान को नकार नहीं सकते। अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि जी उस आदमी ने नहीं किया, अब समझ रहे हो मैं किनको कह रहा हूं कि उसने कुछ नहीं किया, अरे भैया कैसे नहीं किया? ये देश सुई से हवाई जहाज पे पहुंचा तो कोई तो था बीच में, और हमें ये हालात देखने होंगे कि उस समय हमारे क्या हालात थे करना। और ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, मैं इसको एनडीसी लिख रहा हूं, इंग्लिश में इसको भैया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, और एनडीसी से मंजूरी लेना था, और एनडीसी से मंजूरी लेना। क्या होती है एनडीसी? एनडीसी होती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसी को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं। अब देखिए जो योजना आयोग है, इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। इसके अध्यक्ष, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो उस समय के प्रधानमंत्री हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के कौन थे? प्रधानमंत्री हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं, अरे भैया एमसीक्यू मैंने बोल दिया, मैंने क्लास के शुरुआत में बोल दिया, कई बार तुम मुझे इरिटेट कर देते हो, तुम्हारा पढ़ने पर दिमाग है ही नहीं। थोड़ी देर इस तरह के मैसेज नहीं करेगा कोई। मैंने कहा कि टॉपिक खत्म हो जाने तो करा दूंगा, एमसीक्यू करा दो। अरे तुम तो मैं एमसीक्यू करने तो किताब खरीद लाते, कोई उसमें से कर लेते, तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो समझ में ही नहीं आ रही कि 100 नंबर की जीके तुम्हारा कंपटीशन किन लोगों से है। मूर्ख होने की बातें आप लोग कई बार कर देते हो, पागल हो जाते हैं एक चीज को लेके। पढ़ने फोकस करो, हमसे ज्यादा जानते हो कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है। क्यों भैया, हमसे ज्यादा जानते हो आप, बताइए, फिर आप ही से सीखें। मतलब आपको हमसे ज्यादा पता है कि आपकी तैयारी कैसे करानी है। कमाल कर दिया यार। और इसके उपाध्यक्ष, ये जितने भी एमसीक्यू रोज गाने ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, लेकिन जिनको ये है कि सिर्फ एमसीक्यू पढ़ना नहीं चाहते वो लोग, ठीक है, उनको मेहनत करनी नहीं है और नहीं आएगा नंबर, फिर क्या करोगे आप? फिर देखोगे कि ये क्या हो गया। पागल हो जाते हैं एक चीज को लेके, पता नहीं क्या करते रहते हैं। इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। शुरू हुई पहली पंचवर्षीय योजना, जो किस तारीख को शुरू होती है? देखो अभी क्या है कि वर्तमान में क्या स्थिति है, योजना आयोग नहीं होता है। योजना आयोग को 2014 में खत्म कर दिया गया। जो योजना आयोग है, योजना आयोग वर्ष 2014 में समाप्त हो गया। उसका जो स्थान है, उसका स्थान नीति आयोग ने लिया है। किसने लिया है? नीति आयोग ने। यहां पर NITI है, नीति आयोग ने लिया है। नीति आयोग ने लिया है। जो नीति का फुल फॉर्म क्या है? ये नीति वो नहीं है, पॉलिसी वाली नीति नहीं है, ठीक है। ये जो नीति है इसका अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है जी? नेशनल इंस्टीट्यूट
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मेहनत से पढ़ो बेटा और विश्वास रखो। डॉक्टर और मास्टर पे विश्वास नहीं है तो फिर कोई दवा काम नहीं करेगी। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अब ये काम करता है, इसका काम है। और याद रखना, भारत में अब पंचवर्षीय योजनाएं भी नहीं होती। पंचवर्षीय योजनाएं भारत में होती नहीं है। अब आती है तारीख, वर्ष 1951, अप्रैल का महीना, और तारीख थी 1 अप्रैल 1951। भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना, द 5-year plans in India, 5-year plans in India। सबसे पहला सवाल हमारा यही बनता है कि हमने पंचवर्षीय योजना को कहां से स्वीकार किया है। गुड मॉर्निंग। पंचवर्षीय योजना को हमने कहां से स्वीकार किया है? याद रखना, पंचवर्षीय योजना, इसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया, इसका कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से लिया गया है। यूएसएसआर से लिया गया। यूएसएसआर पूर्व का सोवियत संघ, 1991 में देश टूटे, उन्हीं देशों में से एक देश रूस है, एक देश यूक्रेन है, ठीक है, से लिया गया। यहां देखिए जो यूएसएसआर है, दैट इज क्या है, यही पूर्व का ये सोवियत संघ है भैया, यही सोवियत संघ है। और इसी सोवियत संघ में से टूटकर क्या बना है भैया? इसी सोवियत संघ में से टूटकर रूस बना है। रूस जो है इस सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश है। 1991 में ये सोवियत संघ टूट गया था। सबसे पहले योजना स्टालिन ने शुरू की। सबसे पहले 5-year प्लान किसने शुरू किया था? सबसे पहले सोवियत संघ के नेता स्टालिन के द्वारा शुरू की गई थी। सोवियत संघ के नेता जिनका नाम स्टालिन है, कौन थे? स्टालिन ने शुरू की थी। सोवियत संघ के नेता स्टालिन के द्वारा प्रारंभ हुई। स्टालिन के द्वारा प्रारंभ, ठीक है। भारत में 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई। भारत में 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, से पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है ना। आज जो है लोग ये भी कह देते हैं कि अरे पढ़ ले वरना पंचवर्षीय योजना का शिकार हो जाएगा, नौकरी 5 साल लगेगी अगर नहीं पढ़े तो। नमस्ते, आइए दीपांशु, स्वागत है आपका। ठीक है रोहित, चलिए। पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है। ठीक है, चलिए। और भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई। आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। आखिरी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना 2012 से
2017 तक चली और इस प्रकार हुई हैं कुल कितनी योजनाएं? कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। ठीक है, एक भाई साहब पूछ रहे हैं सर इसमें से क्वेश्चन भी आएगा फिर क्यों पढ़ा रहे हैं अगर नहीं आएगा तो है ना, समझे? तो इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। इसका जो विचार है वो यूएसएसआर से लिया गया। सबसे पहले सोवियत संघ के नेता स्टालिन ने शुरू की। भारत में 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए, डालिए हेडिंग, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना भैया, बड़ा अच्छा सवाल बनेगा यहां से। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना आपको समझ में आई? कब शुरू हुई है? 1 अप्रैल 1951 से शुरू होकर 1956 तक चली। वर्ष 1951 से शुरू होती है और भैया 1956 तक चली। 5 साल की है तो 5 साल तो चलेगी ही चलेगी। 51 से क्या हो गया? 51 से 56 ये शुरू हुई। चलिए देखिए, यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह किस पर आधारित थी? यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अंग्रेजों ने हमारे देश के हालात क्या कर दिए थे, आप ये समझो। हमारा देश जिसकी पहचान खेती है, भैया हमारे पास खाने को अनाज नहीं था। फिर हमने अमेरिका से एक संधि की कि भाई हमें गेहूं दे दो। अमेरिका ने हमें गेहूं दिया। पता कौन सा गेहूं देते थे? जो मुर्गियों को डाला जाता है। जो मुर्गियों को डाला जाता है, जो बिल्कुल खराब किस्म का गेहूं होता है, वो ये हमें देते थे। जो उनके सुअर फार्म में जाता था, जो उनके मुर्गी फार्म में जाता था, वो गेहूं ये हमें बेचते थे। उस पर भी शर्त ये कि हम तुम्हें गेहूं देंगे, तुम हथियार भी हमी से खरीदो। अब तुम समझ रहे हो? लोग कह देते हैं अरे क्या करते हैं प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तो मजे में। भैया मजे में कोई नहीं होता। आदमी की हालत, देश चलाना बहुत आसान काम थोड़ी है। क्यों जी? देश चलाना आसान काम है। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई। इसमें भैया कृषि को प्राथमिकता दी गई। कृषि को प्राथमिकता दी गई। और जब आप कृषि को प्राथमिकता देंगे तो मैं आपको बता दूं, कृषि अकेले फसल बोने का नाम कृषि थोड़ी होता है। साथ में बांधों को तरजीह दी गई। साथ ही जो बांध थे, बांधों को तरजीह दी जाती है। बांधों को तरजीह दी गई। आपने दामोदर नदी के बारे में सुना है? दामोदर नदी के बारे में सुना है भैया? यस और नो बताओ, फिर बताऊंगा मैं। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है बंगाल में। तो दामोदर की खास बात क्या है कि दामोदर नदी को कई बार बंगाल का शोक कहते हैं, हालांकि हुगली को भी बंगाल का शोक कहते हैं। तो मैं अब यहां कहूंगा दामोदर और हुगली को बंगाल का शोक कहते हैं। वजह है कि नीचे चट्टान है, पानी तेज बहता है, बाढ़ आ जाती है, अवशोषण करने की क्षमता कम है। जब वहां पे बाढ़ आ जाती है तो भारत सरकार ने वहां पर एक बहुउद्देश्य परियोजनाएं बनाई हैं। दामोदर नदी और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर पानी रोका, जिससे बाढ़ की समस्या खत्म हुई और उन बांधों से बिजली बनाई। तो इसी क्रम में साथ ही वो तरजीह दी गई
दामोदर घाटी परियोजना की नींव रखी। दामोदर घाटी परियोजना प्रारंभ। मैं आपको बता दूं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यहां बांध से बिजली बनती है, यहां बांध से सिंचाई होती है और यहां बांध से क्या होती है, मछली पालन तक भी होता है। देखिए, नेहरू जी साफ कहते थे, नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। नेहरू जी ने क्या कहा था कि जो बांध हैं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, हीराकुंड बांध, ये सब चीजें शुरू होती हैं। नेहरू जी बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। नेहरू जी बांधों को भैया आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं कि जो बांध हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं, है ना। बांध जो हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो बांधों को तरजीह दी गई है, सिंचाई परियोजना को जो है मेंटेन किया गया। इसमें कौन सी सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई? जैसे देखिए, इस योजना में, इस पंचवर्षीय योजना में क्या होता है? इस पंचवर्षीय योजना में एक व्यास परियोजना है। व्यास परियोजना भैया, एक भाखड़ा नागल परियोजना है। भाखड़ा नागल है, भाखड़ा नागल परियोजना भैया। एक परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना, है ना। व्यास नदी की जो परियोजना है, आपको पता होना चाहिए कि ये तो व्यास नदी पर ही है, ये व्यास नदी पर ही है। ये परियोजना आपकी व्यास नदी पर ही है, व्यास पर ही है। मुझे कमेंट करके बताइए, व्यास नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं। डू द कमेंट, है ना। कौन सी परियोजना है बेटा? अप्रैल में है पेपर, रजनीश, अप्रैल में है पेपर। भाखड़ा नागल जो है ये सतलुज नदी पर है, सतलुज पर है ना। दामोदर घाटी दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी पर। यहां से कुछ प्रश्न हमारे बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। जब दामोदर नदी घाटी परियोजना पर है तो दामोदर जो है पश्चिम बंगाल में हुगली की सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल में हुगली की सहायक नदी है ये। पश्चिम बंगाल में हुगली की सहायक नदी है ये। और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। खेती के लिए इस्तेमाल होती है, बिजली उत्पादन के लिए, मछली उत्पादन के लिए और इरिगेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, यह हुगली की सहायक नदी है, भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, पहली बहुउद्देशीय परियोजना है ये। और याद रखिएगा कि इसकी सीख हमने कहां से ली कि भाई ऐसा कर सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में एक नदी पड़ती है टेनेंसी, टेनेंसी नदी से भी लोग परेशान थे। तो वहां पर जो हॉलैंड पड़ता है, हॉलैंड के इंजीनियरों ने वहां जाकर क्या करा, एक ऐसे ही परियोजना बनाई। तो वहां से पानी भी रुका, बाढ़ भी रुकी, और वो फिर नदी जो बाढ़ बन जाती थी वो नदी फिर अच्छे से काम आने लगी। इसकी प्रेरणा कहां से ली गई थी? इसकी प्रेरणा
टेनेंसी नदी परियोजना से ली गई थी। कौन सी है जी? टेनेंसी नदी परियोजना से इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया गया और इसे हॉलैंड के इंजीनियरों ने बनाया था। इसे हॉलैंड के इंजीनियरों ने बनाया। इसे हॉलैंड के इंजीनियरों ने बनाया था। इसे हॉलैंड के जो इंजीनियर हैं वो बनाते हैं। ये सभी सवाल किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो व्यास परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, हीराकुंड बांध की भी नींव रख दी गई। और देखिए मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो संविधान का एक अनुच्छेद है 40 जो ग्राम स्वराज की कल्पना करता है। गांधीवादी अनुच्छेद है और गांधी जी कहते थे कि अगर मुझसे पूछा जाए कि भारत कहां रहता है तो मैं कहूंगा भारत गांव में रहता है। और आप और हम सब भी गांव से ही हैं। पवन प्रताप जी, आप और हम सब किससे हैं? गांव से। तो उन्होंने कहा था कि भारत गांव में रहता है। तो लोग बाग ये भी कहते हैं कि भारत का संविधान कैसा संविधान है कि भारत के संविधान में उस आदमी, क्योंकि हमारी जो संविधान सभा बनी उसमें गांधी जी थे ही नहीं, तो लोगों ने कहा कि वो आदमी जिसको बहुत सारा श्रेय दिया जाता है इस बात का कि इसने आजाद कराया है, और वो शख्स तो आपके संविधान सभा में ही नहीं है, तो ये कैसा संविधान हुआ? नहीं, हमने गांधी जी के विचारों को अपने संविधान में ठीक ठाक शामिल किया और उन्हीं में से संविधान के भाग 4 का एक अनुच्छेद 40 है जो ग्राम स्वराज की बात करता है। फिर आपको पता होगा कि आज ग्राम पंचायतें संवैधानिक संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायतों के इलेक्शन होते हैं, लेकिन उस समय गांव के प्रधान को ऐसी स्थिति नहीं थी, ना गांव के प्रधान जैसी कोई स्ट्रक्चर थी कि गांव के प्रधान है, चुनाव हुआ है। यानी कि सरकार का जो स्थानीय स्वशासन है वो इतना साथ नहीं था। आज गांव का प्रधान क्या है भाई? स्थानीय स्वशासन का तो उदाहरण है कि गांव का शासन ये लोग चलाएंगे। तो 1952 में हमने गांव देहात इन सब का साथ लेने के लिए, इन सब की इच्छा जानने के लिए, इन सब की सलाह मशवरा करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। वर्ष 1952 में ही, वर्ष 1952 में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ होता है, दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू होता है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसी को खत्म करके पंचायती राज लाए गए, और बाद में जब इसकी जांच करवाई गई मित्रों तो पता चला कि ये भारत की एक सबसे करप्ट चीज है। अधिकारी किसी की सुनते ही नहीं है। अधिकारियों से कहा तो ये गया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत कि आप गांव बस्ती में जाइए और लोगों से पता करिए कि उनकी क्या जरूरतें हैं, उनको हम कैसे उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि गांव देहात के लोग जो थे सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए इन अधिकारियों की, और ये करप्ट हो जाती है। बाद में इसको एक भ्रष्ट योजना के तौर पर जो बलवंत राय मेहता थे उन्होंने कहा कि बेकार है, सीधे पंचायती राज व्यवस्था को लाइए। सीधे क्या लाइए? सीधे पंचायती राज व्यवस्था को लेकर आइए। तो ये ही हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। अब आगे देखिए, अब आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखो हेडिंग डालिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, एक बात तो आप समझते ही हैं कि उद्योग धंधे तो चाहिए ही चाहिए, बिना उद्योग धंधों के कैसे काम चलेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से शुरू होगी और ये 1961 तक जाएगी।
कब तक जाएगी? 1956 से 1961 तक। मेरे प्यारे साथियों, ये जो योजना है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। क्या हो गया? कान में बहुत तेजी से खुजा लग रही है। चलिए, हाँ जी, पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। कौन है पीसी महालनोबिस? याद रखिएगा, इन्हें भारत में सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। जो पीसी महालनोबिस हैं, पीसी महालनोबिस भारत में सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। जो पीसी महालनोबिस हैं, पीसी महालनोबिस भारत में सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। भाई देखो, मेरी बात सुनो। उद्योग धंधों की तो जरूरत थी। क्या हो गया कान में? उद्योग धंधों की तो हमें जरूरत थी। अब हमने कहा कि भी उद्योग धंधे लगाओ। सरकार, हमसे मतलब सरकार ने कहा कि उद्योग धंधे लगाओ। अब जो उद्योगपति थे बोले, मालिक क्या करेंगे यार उद्योग धंधे लगा के, ये देश गरीब है, यहाँ तो प्रॉफिट ही कुछ नहीं होगा। अच्छा, प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो? बोले नहीं, देखो सोचना पड़ता है, व्यापारी है तो, धंधा है तो व्यापारी है हम तो भैया, प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। आगे देखिए, फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर मान लो उद्योग धंधे लग भी जाएं, तो माय डियर नेहरू जी एंड माय डियर गवर्नमेंट, तुम्हारे देश में इतनी आफत है कि यहां पर एक लाइसेंस लेने के लिए हमारी जिंदगी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? हमारी जिंदगी। प्रकाश चंद्र, पीसी मतलब प्रकाश चंद्र महालनोबिस, अनमोल प्रकाश चंद्र महालनोबिस, तो हमारी जिंदगी निकल जाएगी। और हम उद्योगपतियों को बहुत ज्यादा छूट दे नहीं सकते थे, जिसके पीछे की वजह यह थी कि अभी थोड़े दिन पहले अंग्रेजी राज खत्म हुआ है। ये भी अंग्रेज भी कैसे आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने। भैया हमें डरता डर, कहीं तुम में से कोई 2 4 5 व्यापारी हमारे इस देश पे दोबारा कब्जा ना कर लो, इसलिए हमने उद्योग धंधों पर कंट्रोल रखा। देश गरीब था, उद्योग धंधे लग नहीं रहे थे, और बाहर का आदमी तुम्हारे देश में निवेश करे क्यों जब उसे प्रॉफिट ही नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके हमें उद्योग धंधे तो चाहिए, इसलिए सरकार ने शुरुआत की उद्योग धंधों की। और जब सरकार उद्योग धंधों की शुरुआत करती है, संसाधनों की शुरुआत करती है, उसी को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि जब कोई प्राइवेट आदमी का इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जा रहा था, सब कुछ सरकार कर रही थी। समाजवादी मॉडल। कौन सा? समाजवादी मॉडल। चलिए, तो के जनक कहे जाते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें उद्योग धंधों को प्राथमिकता दी गई। इसमें ही भैया उद्योग धंधों को प्राथमिकता दी जाती है। क्या दी जाती है? उद्योग धंधों को प्राथमिकता। अरे भाई रुक जा, उद्योग धंधों को प्राथमिकता दी गई। ऐसा नहीं था कि कृषि को छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, कृषि भी ऐसी चलती रही। दी गई और इस्पात कारखाने लगे। क्या लगते हैं? इस्पात कारखाने लगे।
जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ये भैया यूएसएसआर के सहयोग से लगा था। ये किसके सहयोग से लगा है? यूएसएसआर के सहयोग से। देखो जी, एक बच्चे पूछ रहे हैं, मंजी यादव, सर इसका लक्ष्य कितना था? भैया मत पढ़ो इस चक्कर में, तुमसे ना तो पूछा जाएगा ना तुम्हारा याद रहेगा, तुम खुद भी पजल हो जाओगे और बहुत दिक्कत आ जाएगी तुम्हें। इस्पात माने जहां स्टील बनता है लोहे से, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज स्टील, है ना? ठीक है। अभिषेक सिंह, एक फिल्म आई थी, उसमें यह लिखा था कि तुम उतना ही जानो जितना जरूरत है। ठीक है, तुम उतना ही जानो जितना जरूरत है बेटा, है ना? वरना पहली पंचवर्षीय योजना कम से कम पौने घंटे चलेगी, 45 मिनट। राउरकेला उड़ीसा में है, उड़ीसा में है भैया। और यहां ये जो है, ये किसके सहयोग से? दुर्गापुर, ये जर्मनी के सहयोग से था। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से था। किसके सहयोग से था? ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है। और यहीं पर अर्थव्यवस्था का समाजवादी मॉडल अपनाया गया। समाजवादी कौमा, यह भी कहा जाता है कि हमने यहीं पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया है हमने। समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। फिर क्या होता है, यहां पर क्या थी जी, यहां पर यह लक्ष्य रखा गया था कि हम लोगों की जो आमदनी है ना, उसे 25% तक ऊंचा कर देंगे। अगर लोग 100 रुपए कमाते हैं तो 125 रुपए कमाएंगे। लोगों की जो आमदनी है उसे 25% तक ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया, तक ज्यादा करने का लक्ष्य है कि भैया जो प्रति व्यक्ति आय है लोगों की, हम बढ़ाएंगे। और अगर आप ये कह दे रहे हो कि आपने लोगों की आमदनी बढ़ाई, तो सीधी सी बात है, इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना भी था, तभी तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। इसका एक उद्देश्य भैया लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना भी था, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई है भैया। ठीक है, चलो आज यहीं रहने देते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना।